गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 जीएसटी रिवीजन इंटर। आप लोगों ने मेरे पास कल नोटिफिकेशन नंबर 13 की कई एंट्रीज पढ़ ली थी। एंट्री 1 जीटीए वाली होगी थी, वकीलों वाली होगी थी एंट्री, इसके अलावा गवर्नमेंट रिलेटेड होगी थी। और आपको मैंने घर से पढ़ने के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्पशंस पढ़ने के लिए कहा था। एंट्री 6, एंट्री 7, नोटिफिकेशन नंबर 12 की। आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। एंट्री 6 ए बी सी डी और डी का मैंने आपको समझाया था पूरा कि डी की वजह से बहुत सारी एग्जाम्पशंस और देनी पड़ी, आपको ध्यान होगा। आई होप वो चीज़ आप अच्छे से कर लोगे। और सी जी एस जी यूटीएलए में मैंने वो भी करवाया था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सामने जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हुआ वहां भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। इसके अलावा कल मैंने आपको लास्ट में BFBC बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उससे रिलेटेड एग्जाम्पशंस भी पढ़ाई थी। बैंकिंग से रिलेटेड थी एक रूरल एरिया ब्रांच, और एक इंश्योरेंस वालों से भी रिलेटेड थी रूरल एरिया ब्रांच, और एक इंटरमीडिएरी की भी सर्विस थी BFBC बैंकिंग वालों की। पर मैंने कहा था उसके अलावा जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो जब सर्विसेज दे रहे हैं, किसको सर्विसेज दे रहे हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ये सर्विस दे रहे हैं बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। देखो इसमें भी ना लैंग्वेज ध्यान देना, या तो बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस को रखा हुआ है किसमें, रिवर्स चार्ज, या किसको रखा हुआ है, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस फैसिलिटेटर किसको सर्विस दे रहा है? बैंक को। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का आगे एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। थोड़ी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना। ये जहां मैंने एग्जाम्पशन दे रखी थी आपको एंट्री नंबर 39, उसके नीचे ना एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह भी हैं। तो सर्कुलर में ना देखो लैंग्वेज काफी लंबी लिखी हुई है, पर मैं इसका शॉर्ट में क्रक्स आपको ये बता देता हूं कि ना जब ये मॉडल होता है बैंक, और एक होगा अकाउंट होल्डर, और बीच में होगा BFBC। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ना बैंकिंग कंपनी, अगर आप यहां नीचे नोटिस करोगे, बैंकिंग कंपनी इज द सर्विस प्रोवाइडर इन द BFBC मॉडल एज पर RBI गाइडलाइंस। बैंकिंग कंपनी इज लाइबल टू पे GST ऑन द इंटायर वैल्यू ऑफ सर्विस चार्ज और फी चार्ज टू कस्टमर्स वेदर और नॉट रिसीव्ड वाया बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। इसमें बस सिंपल सा ये बात याद रखो, देखो ऊपर लिखा हुआ था, गौर करना, सबसे ऊपर कहता बैंक्स और BC का एग्रीमेंट ऐसा होता है कि BC डायरेक्टली कस्टमर से कोई फी चार्ज नहीं करता, जबकि बैंक वाले रीजनेबल चार्जेस कवर करते हैं कस्टमर से इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। वो बोलते हैं देखो भाई अकाउंट होल्डर इतने पैसे हमारे हैं, इतने बीच में BFBC के भी हैं, तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ जितना पैसा चार्ज किया, क्योंकि बीच में कुछ पैसा तो BFBC के पास जाएगा, लेकिन उसको भी ये माना जाएगा कि बैंक ने वो सर्विस दी है, तो उसके ऊपर भी क्या चार्ज होगा? GST। मतलब बैंक ये नहीं कह सकता कि 100 रुपए मेरे हैं, 2 रुपए तो BFBC के हैं, तो BFBC की सर्विस पे मैं नहीं लूंगा GST। ऐसा नहीं है। आपने टोटल 102 लिए तो 102 पे GST चार्ज करो, ये कंसेप्ट है। आप इसको एक बार पढ़ के देख लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? बाकी जो दूसरा जो इशू है ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे छोड़ देना, एक बार रीड करना वो कर लेना, जितना समझ में आए ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बट पहला मैंने आपको समझा दिया वैल्यू से रिलेटेड है वो, कि कितने पे GST लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको चार्ज वाले चैप्टर में मेरी अभी रिवर्स चार्ज की कुछ और भी रहती हैं। क्या रहती हैं? एंट्रीज, ठीक है। अब एंट्री नंबर में आता हूं 9 और 9A पे। एंट्री नंबर 9 और 9A इंपॉर्टेंट रहेंगी जी ये, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट भी हुई है। एक्चुअल में एंट्री 9 पहले इकट्ठी थी, 9 और 9A ये दोनों इकट्ठी थी पहले, पर 9 में से कुछ निकाल के अलग से कहां लिख दिया? 9A। समझ आ रही है मेरी बात? तो एंट्री नंबर 9 देखते हैं पहले क्या है। सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? कोई म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है। लेकिन ध्यान रखना इसमें अब ऑथर नहीं आएगा। अगर आप पुरानी एंट्री 9 पढ़ोगे तो उसमें ऑथर भी लिखा हुआ था एंट्री 9 में, अब ऑथर 9A में कर दिया अलग से। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? अब ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो कोई टैलेंटेड लोग हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, फोटोज खींचते हैं, कोई आर्टिस्ट कोई पेंटिंग बनाता है, कोई आर्ट करता है, इस तरह की चीजें। और ये आगे इससे रिलेटेड इन्होंने कॉपीराइट करवा रखा है। क्या करवा रखा है? कॉपीराइट। और इस कॉपीराइट को ये आगे यूज करने के लिए दे रहे हैं किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी को या किसी प्रोड्यूसर को। क्योंकि देखो ना ये लोग टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन शायद एक कमर्शियलाइजेशन नहीं करनी आती इन्हें, इनके पास इतना पैसा नहीं है
कि इसे कमर्शियल लेवल पे ले जाएं, तो इन्होंने किसी म्यूजिक कंपनी को अपना टैलेंट दे दिया और बदले में क्या लेनी शुरू कर दी, रॉयल्टी। सेल नहीं करा होगा, अगर सेल करा होगा फिर सर्विस थोड़ी ना, हम तो सर्विस में बढ़ रहे हैं। तो यूज करने के लिए दे दिया ओरिजिनल वर्क का राइट, और बदले में क्या ले ली होगी, रॉयल्टी। तो सप्लायर कौन हो गए, ये लोग, और रेसिपिएंट कौन है, बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर्स, जो टैक्सेबल टेरिटरी में बैठे हैं। तो हमारे जीएसटी लॉ ने क्या बोल दिया, ठोको रिवर्स चार्ज। बताओ कौन पर्सन लाइबल टू पे है, सामने वाली है म्यूजिक कंपनी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? लैंग्वेज पढ़ लोगे। अब आते हैं एंट्री 9A पे। ऑथर साहब हैं, ऑथर क्या करते हैं, ऑथर किताबें लिखते हैं, यानी कोई ना कोई लिटरेरी वर्क करते हैं, लिटरेरी वर्क, यस और नो? ये आगे अपना राइट किसको दे रहे हैं, इसको यूज करने का, इस लिटरेरी राइट को, किसी पब्लिशर को। और पब्लिशर साहब कहां बैठे हुए हैं, पब्लिशर साहब बैठे हुए हैं टैक्सेबल टेरिटरी में, यस और नो? तो यहां भी क्या लगा दीजिए, रिवर्स चार्ज। अब आप कहोगे सर इसको अलग से क्यों निकाला, इस पे कुछ इन्होंने किंतु परंतु करने थे, कुछ इस पॉइंट से रिलेटेड इन्होंने क्या करने थे, किंतु परंतु, इसलिए इसको अलग एंट्री में निकाल दिया। क्या ये किंतु परंतु एंट्री 9 में भी लगेंगे, नो। अगर ये एंट्री 9 में सारा इकट्ठा रहता, या तो एंट्री 9 में जाके प्रोवाइजो ऐड करते कि भाई ऑथर के केस में ऐसा होगा, लेकिन इन्होंने एंट्री अलग बना दी 9A। तो आओ देखो क्या लिखता है 9A की प्रोवाइजो में, यानी कि अलग से क्या लिखा है 9A में, हाउ एवर एन ऑथर कैन चूज, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है, कहां टैक्स पे कर सकता है वो, फॉरवर्ड चार्ज में। यानी कि रेसिपिएंट जीएसटी ना जमा करा के खुद कौन जीएसटी चार्ज कर ले, सप्लायर, यानी कि ऑथर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो +2 की बुक थी टीएस गरेवाल, वो ऑथर थे, और वहां पे वो कौन थे, पब्लिशर एस चंद, एस चंद की बुक्स थी वो, तो उससे रिलेटेड बातें चल रही हैं। बताओ अभी तक क्या पढ़ा है, एस चंद इज लायबल टू पे जीएसटी, हाउएवर टीएस गरेवाल कैन ऑप्ट टू पे। कब, एक तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखी है, दूसरा उन्होंने डेक्लेरेशन फाइल कर रखी है कमेंसमेंट ईयर शुरू, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही, कि वो 9(1) वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ये 9(1) क्या है, फॉरवर्ड चार्ज, आपको मैंने पहले बताया था। 9(3) और 9(4) में क्या है, रिवर्स चार्ज। 9(1) में तो क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। पढ़ो दूसरा पॉइंट। तीसरा, वो सारी प्रोविजंस कंप्लाई करने के लिए रेडी हैं। मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है ना कि सप्लायर को कंप्लायंसेस कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, लेकिन ऑथर रेडी है करने के लिए। उसके बाद ये ऑप्शन वो विड्रॉ नहीं करेगा जब से उसने ऑप्शन एक्सरसाइज करी उसके 1 पीरियड के अंदर अंदर, यानी बाद में चाहे कर ले, पर एक बार जब ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो 1 साल तक वो उसको विड्रॉ नहीं करेगा कि गलती से आ गया जी मैं तो रेसिपिएंट को ही कह दो, नहीं, अब कंप्लायंस करने का आपने पंगा लिया तो करो पूरा। और लास्ट पॉइंट क्या है, ही मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड टू द पब्लिशर, यानी से पब्लिशर को भी बताना पड़ेगा कि पब्लिशर जी आप चिंता मुक्त रहो, वरना पब्लिशर को कैसे पता लगेगा, पब्लिशर का सीईओ से क्या बोलेगा, अरे पब्लिशर आपने एक ऑथर से सर्विस ली है, इसका तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी भी होता है। तो पब्लिशर को कैसे इंटीमेटेड होगा, इनवॉइस पे मेंशन करे वो कि भाई ये सारी चीजें मैं करने को तैयार हूं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात, इनवॉइस पे वो खुद जीएसटी चार्ज करेगा ऑथर। अब यहां पे क्या इंटेंट रहा हो सकता है लॉ का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पब्लिशर भी छोटा मोटा हुआ, कोई न्यू पब्लिशर हुआ, उसको फालतू में इस कंप्लायंसेस में आने की बजाय कोई ऑथर अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तो उसको भी ऑप्शन दे दी कि अगर तू फॉरवर्ड चार्ज में कंप्लायंस करने को तैयार है, हमें तो जीएसटी से मतलब है, जब तू सारे कंप्लायंसेस करने को तैयार है, हमें कोई पब्लिशर से दुश्मनी थोड़ी ना है कि हम पब्लिशर को ही तंग करें। तो ये ऑप्शन इस तरह की पहली बार मैंने ऐसी देखी है जहां पे इन्होंने दोनों को वो कर दिया कि वैसे देख पब्लिशर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर ऑथर मानता है तो हमें कोई चिंता नहीं है। और ऑब्वियसली बताओ छोटा मोटा ऑथर यहां पे मानेगा या बड़ा ऑथर ही मानेगा, जो अच्छे लेवल का ऑथर होगा, जो सोचता होगा मैं कंप्लायंस कर सकता हूं, वही मानेगा। यस और नो? तो आई होप आपको ये लैंग्वेज सारी की सारी समझ में आ रही है। इसका शायद आरटीपी में भी क्वेश्चन पड़ा है, जो लास्ट टाइम का आरटीपी आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पड़ा है बहुत प्यारा सा, आप प्लीज उसको कीजिएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो। समझ आ रही है मेरी बात?
क्या एंट्री 9 और 9A क्लियर है? जो मैंने मेन नोट्स आपको दिए थे लास्ट टाइम उसके अंदर ये है ना, ये वाली लैंग्वेज? सही कह रहा हूं? एक बार चेक करा आपने? शायद एक मिनट में चेक कर देता हूं आपकी वाली फाइल के अंदर। हाँ जी, उसमें ना एक लैंग्वेज में आपको चेंज करना पड़ेगा, मुझे ध्यान है। वो जो बताता हूं, कितना नंबर पेज है? 73। तो यहां तो देखो 9 और 9A ठीक ही है, बस यहां थोड़ी ना लैंग्वेज लंबी लिखी हुई है, ठीक है। वहां पे थोड़ा समरी में शॉर्ट करके पॉइंट्स बना के दे दिए, पढ़ लोगे? फिर एक ना ये जो मेन नोट्स के अंदर ही एंट्रीज ये दो हैं, 5B और 5C। चलो ये मैं दो, इसको ना एग्जाम्पशन से भी रिलेट कराना पड़ेगा, 2 मिनट रुको। एंट्री नंबर 14 पे आ जाओ आप। 14 नंबर एंट्री, 12 13 तो करवा दी थी ना मैंने। एंट्री नंबर 14 सुनिएगा। कौन सी सर्विसेज है सर? सिक्योरिटी सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज हैं? सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज बोले तो भाई आपने देखा ना बहुत बार फैक्ट्रीज वगैरह के बाहर उसके, आजकल तो मंदिरों के बाहर भी प्रॉपर सिक्योरिटी सर्विसेज, गुरुद्वारे के बाहर। मैं अभी 2-3 दिन पहले काली देवी मंदिर गया तो मुझे लगा पुलिस खड़ी है बाहर हर जगह, लेकिन बाद में देखा वो सिक्योरिटी एजेंसी की वर्दी वैसी थी, आउटसोर्सिंग की हुई है मंदिर वालों ने कि यहाँ पे कोई, मतलब आजकल कोरोना भी है तो लोग कई बारी टाइम पे बाहर नहीं निकलते, तो सिक्योरिटी सर्विसेज ली हुई है प्रॉपर, तो आउटसोर्सिंग है। बहुत बार स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज को क्या कर देती हैं? आउटसोर्स। यस और नो? देखो एक तो होता है कि आप अपना खुद का एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा लो और उसको सैलरी देनी शुरू कर दो, वो तो भाई पैरा 1 शेड्यूल 3। लेकिन अगर आप अपना एम्प्लॉय नहीं खड़ा रहे हो, आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, किसी एजेंसी को बोल रहे हो मेरे को सिक्योरिटी वाले बंदे दे दो, तो उस केस में बताओ सप्लायर ऑफ सर्विस कौन हुआ? जो आदमी सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइड कर रहा है दूसरे को, हाँ कि ना? अब यहां पे ना वर्डिंग फिर चेंज होगी। एक तो ये बड़ी दिक्कत है पूरे हमारे जीएसटी के अंदर ना, ये रिवर्स चार्ज के अंदर खासकर हर जगह पे ना नई सी वर्डिंग ले आते हैं। अब यहां अभी तक तो सप्लायर बोलते थे ना कोई भी हो, और यहां सप्लायर स्पेशली बोलते हैं एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हो। और मैं पहले ही बोल चुका हूं रिवर्स चार्ज में तो गुण मैच होने चाहिए, जब तक गुण मैच नहीं होंगे विवाह संपन्न नहीं होगा रिवर्स चार्ज का। तो बताओ अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी दे रही है, क्या वो कभी रिवर्स चार्ज में फॉल कर पाएगी? कभी भी नहीं, क्योंकि रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन क्या बोलती है? सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। बताओ इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, यस, फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। एचयूएफ हो सकती है, यस। तो छोटे लोग सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस किसको कर रहे हैं? किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, जो लोकेटेड कहां है? टैक्सेबल टेरिटरी में। बताओ ये रजिस्टर्ड पर्सन वाली लैंग्वेज हमने और कहां देखी है? जब रिवर्स चार्ज वहां लगाता था जब सामने रजिस्टर्ड पर्सन हो अंडर जीएसटी। इमोल प्रॉपर्टी वाली, अपनी सरकार वाली सीजीएसजी यूटीएलए वाली, वहां भी तो ऐसी लैंग्वेज ही थी, हाँ कि ना? मेरी बात फॉलो कर रहे हो? अब इसमें भी एक किंतु परंतु है। क्या किंतु परंतु है? जरा गौर कीजिएगा। इतना समझ में आया? देखो एंट्री नंबर 14 का देखो जरा। सप्लायर है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्या सप्लाई कर रहा है? सिक्योरिटी सर्विस। कैसे सप्लाई कर रहा है? सिक्योरिटी पर्सोनल देके, और किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इतना क्लियर है? लेकिन इसमें भी कुछ किंतु परंतु है। क्या? नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजी एसजी यूटी। कौन है ये लोग? इनमें एलए भी आ रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी भी आ रही है, लेकिन इसके साथ लिखता है विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर पर्पस ऑफ टीडीएस। बताओ ऐसी सेम लैंग्वेज और कहां आई थी? जीटीए, बिल्कुल ठीक। जीटीए में भी ये पॉइंट था कि अगर सामने जीएसटी रजिस्टर्ड है
तो मैं रिवर्स चार्ज लगा दूंगा, लेकिन मुक्ति किसको दे रखी थी? इन्हीं लोगों को, सीजी, एसजी, यूटी वगैरह को, कि अगर आपने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ली है तो आपके ऊपर हम रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे, भले ही आप रजिस्टर्ड हो। पहला क्लियर है? और दूसरा, ये अब देखो नई चीज सोची इन्होंने रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन में, जो नई एंट्रीज आ रही है ना उनके अंदर नया 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 कुछ ना कुछ सोची जा रहे हैं। इन्होंने ये सोचा यार हाय, हमारा जो कॉम्पोजिशन वाला आदमी होता है वो भी तो रजिस्टर्ड होता है। अब एक तरफ तो आप कहते थे कॉम्पोजिशन वाले को ज्यादा तंग नहीं करना, लेकिन आपकी पूरी रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन ऐसे लिखी हुई है कि सामने अगर रजिस्टर्ड आदमी है तो हम क्या लगा देंगे उसके ऊपर? रिवर्स चार्ज। या अगर वो रजिस्टर्ड ना भी हुआ तो उसे बोलेंगे रजिस्टर करवा पहले और टैक्स दे। तो इन्होंने 2019 में आके पहली बार ये सोचा कि बेचारा हमारा कॉम्पोजिशन वाला बच्चा, वो भी रजिस्टर्ड होता है, उसको क्यों रिवर्स चार्ज के चक्करों में डालना है। तो इन्होंने बोल दिया कि कॉम्पोजिशन वाला आदमी रिवर्स चार्ज में यहां कवर नहीं होगा। वैसे मैं आपको एक चीज यहां पे और क्लियर कर दूं, जब मैं कॉम्पोजिशन पढ़ाऊंगा ना, कॉम्पोजिशन, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कॉम्पोजिशन का सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 10, हाँ कि ना? सेक्शन 10 के बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे ध्यान देना। कहता नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी टू दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 ऑफ 9 सेक्शन। पता क्या बोलता है? 9(3) और 9(4) के सब्जेक्ट टू है ये सेक्शन। इसका मतलब सेक्शन 10 जब आपने लगाना है कॉम्पोजिशन का, ये बताना क्या कॉम्पोजिशन वाले पे रिवर्स चार्ज लग सकता है? यस, क्योंकि सेक्शन 10 बोलता है मैं 9(3) 9(4) से ऊपर नहीं हूं। इसका मतलब नॉर्मल रूल ये है कि कॉम्पोजिशन वाला अगर कहीं कुछ रिसीव कर रहा है जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है तो कॉम्पोजिशन वाले को भी रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। पर अगर 9(3) 9(4) नहीं उसको मुक्ति दे दी फिर वो बच सकता है। जैसे अभी 9(3) की मैं नोटिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, नोटिफिकेशन नंबर 13। नोटिफिकेशन नंबर 13 नहीं अगर किसको मुक्ति दे दी? कॉम्पोजिशन वाले को, फिर तो बच जाएगा। अभी जो मैंने आपको सिक्योरिटी पर्सोनल वाली एंट्री बताई वो 9(3) की है ना, उसने मुक्ति किसको दे दी? कॉम्पोजिशन, तो बच गया कॉम्पोजिशन वाला। वरना हर जगह रिवर्स चार्ज में क्या कॉम्पोजिशन वाला भी कवर होगा? यस, क्योंकि सेक्शन 10 बोलता है रिवर्स चार्ज के ऊपर नहीं हूं मैं, रिवर्स चार्ज के ऊपर नहीं हूं मैं। यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? सबको क्लैरिटी है? कौन? अगर रेसिपेंट, हाँ, तो कौन से वाले केस में? ये सिक्योरिटी पर्सोनल में? हाँ, सिक्योरिटी पर्सोनल में तो मैंडेटरी है कि सामने रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर मान लो, देखो सामने रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन अगर सामने ये ना, देखो इस नोटिफिकेशन की ये प्रॉब्लम है, हर जगह पे सप्लायर और रेसिपिएंट अलग अलग किए हुए हैं, बंदे की दही हो जाती है। लेकिन मैं इसका यही कह सकता हूं आपको कि आप ध्यान से पढ़ो। अगर सामने रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे आप क्या क्या इंटरप्रेट करोगे? कोई भी पर्सन हो सकता है, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो रिवर्स चार्ज लगाऊंगा। बस मुक्ति किसको दे दी? दो लोगों को, एक तो सीजी एसजी यूटीएल है जो सिर्फ रजिस्टर्ड किसके लिए है? टीडीएस पर्पस के लिए, और दूसरे कॉम्पोजिशन। ये दो रजिस्टर्ड लोग अगर सामने हुए हम रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे। इतना सा पॉइंट है। ये भी पॉइंट मेरे हिसाब से ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सोनल वाली जो सर्विस है काफी, मतलब कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्यादा ये पॉइंट दिखने को मिलता है। कहां? ये लिखा तो हुआ है 15 की हेडिंग नहीं है सर, ये उसी का सेकंड पॉइंट है। बोलो चलेगा? यस और नो? अब एंट्री नंबर 15 जो है ना, इसकी लैंग्वेज शायद मैंने लास्ट टाइम थोड़ी चेंज करवाई थी या क्या था, आप देख लो। शायद इसकी लैंग्वेज मुझे ध्यान नहीं है कि आपकी बुक में अपडेटेड थी कि नहीं थी, बट न्यू लैंग्वेज क्या है वो देख लेना एक बारी, ये होनी चाहिए। अगर कोई और है तो ध्यान दीजिएगा। इस लैंग्वेज को मैं जब पढ़ाऊंगा
साथ में एक जीटीए का भी पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। चलो मैं जीटीए का ही पहले क्लियर कर देता हूं, फिर इस लैंग्वेज पे आऊंगा। ठीक है, जब आपने जीटीए की एंट्री पढ़ी होगी, गौर करना सारे बच्चे, जीटीए की एंट्री में ना एक बात और लिखी हुई है, मैं आपको लिखवा भी देता हूं समरी के अंदर। जीटीए हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट 6%। दिखा कि नहीं दिखा? यानी रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन मैं समरी में लिख देता हूं, यहां अकेला जीटीए लिखा हुआ था। जीटीए नॉट पेइंग सीजीएसटी एट द रेट 6%। जीटीए कौन से वाला होना चाहिए रिवर्स चार्ज में आने के लिए? नॉट पेइंग सीजीएसटी एट द रेट 6%, ये वाला जीटीए होना चाहिए अगर रिवर्स चार्ज में लेके आना है। अब आप कहोगे सर ये क्या अजीब सी कंडीशन है, बताता हूं। जीटीए को ना दो ऑप्शंस दी हुई हैं हमारे जीएसटी वालों ने, या तो कहते हैं तू सीजीएसटी 6% ले और एसजीएसटी भी 6% ले, 12% हो गया। अपनी आउटपुट सर्विस पे, जीटीए की आउटपुट सर्विस है ना फ्रेट वाली, उस पे कितना परसेंट टैक्स चार्ज कर? 12%। अगर तू ऐसा करेगा फिर हम तेरे को एक वरदान देंगे। हम तक क्या वरदान? उस जीटीए सर्विस को आगे देने के लिए तूने जितने भी इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज ली होंगी, हम तुझे उसका आईटीसी दे देंगे। अब एक बात सोचो, अगर जीटीए रिवर्स चार्ज में आ रहा है फिर तो जीटीए अपनी उस सर्विस को आउटपुट सर्विस ही नहीं बोलेगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जीटीए जब रिवर्स चार्ज वाली सर्विस आप दे रहे होते हो उस पर आप टैक्स तो चार्ज नहीं करते, आपको उसका आईटीसी भी नहीं मिलता। यह बात याद आ रही है? ऐसे में क्योंकि जीटीए का आईटीसी मारा जा रहा है, जीटीए को ऑप्शन ये दे रखी है कि तू 6% वाला सीजीएसटी ना चार्ज करके तू 2.5% सीजीएसटी चार्ज कर ले, यानी सीजीएसटी का रेट कम कर रखा है। इसका मतलब जीटीए के पास दो रूट्स हैं, पूरा रेट लगाए अपनी सर्विस पे और आईटीसी ले, वो तो फिर रिवर्स चार्ज में नहीं आ सकता क्योंकि वहां तो फिर टैक्स चार्ज कर रहा है वो रिवर्स चार्ज में कैसे आ जाएगा? वहां तो उसे आईटीसी भी मिल रहा है। और दूसरा रूट क्या है? तो आईटीसी को गोली मार, सिर्फ जीएसटी का रेट कौन सा रख तो अपना 2.5%, और वो 2.5% भी तू ना दे, कौन दे देगा? रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में पे करेगा। यानी अगर जीटीए ये ऑप्ट कर लेता है सीजीएसटी एट द रेट 6% वाला ऑप्शन, फिर तो ये रिवर्स चार्ज से बाहर हो जाएगा, फिर तो ये आईटीसी लेगा। साफ लिखा हुआ है, देखो आप नोटिफिकेशन नंबर 13 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी सप्लायर ऑफ सर्विस में आपको दिखेगा जीटीए हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट 6%। वैसे इस पॉइंट को मैंने प्रॉपर एनालाइज करके दिया हुआ है आपको इस नोटिफिकेशन के एंड में, एक डायग्राम से भी बना रखी है। आप प्लीज इसको आज घर से रिवाइज करके आना। कर लोगे? समझ गए क्या बोल रहा हूं? यस और नो? अब मैं आता हूं वो वाली एंट्री पे जो हमारी एंट्री नंबर है, कौन सी? 15। सुनेगा, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। बताओ ऐसी लैंग्वेज अभी और कहां देखी है आपने? सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विस में भी यही लैंग्वेज थी, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पर आगे कुछ और लिखा हुआ है, हु सप्लाइज द सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो और तंग कर दिया। सिक्योरिटी वाले में अभी हमें क्या याद हुआ था कि सप्लायर होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन। यहां बोलते रुको, सप्लायर होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बस सामने कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, चाहे वो रजिस्टर्ड ना भी हो। आप चेक करो, एंट्री नंबर 15 ने रेसिपिएंट को कहां बोला कि तू रजिस्टर्ड होना चाहिए? सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। बताओ क्या बॉडी कॉर्पोरेट अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है? जीएसटी में तो अनरजिस्टर्ड हो सकती है ना, अपने लॉ में तो रजिस्टर्ड होगी तभी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन जीएसटी में तो अनरजिस्टर्ड है, हो सकती है। और अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में उसकी जैसे तो कोई रीस ही नहीं, और अगर वो अनरजिस्टर्ड हुई जीएसटी में फिर वो रजिस्टर करवाएगी कंपल्सरली।
सेक्शन नंबर 24 बिल्कुल सही आंसर। यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनिएगा जरा ध्यान से। एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाइज द सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग सीजीएसटी एट द रेट 6%। यहां भी वैसा ही पॉइंट आ गया कि 6% वाला जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे, हाँ कि ना? अब देखना ये है कि सर यहां पे सर्विस क्या दी जा रही है, ये बताओ। हमें ये नहीं समझ में आ रहा। बताओ सप्लायर कौन? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो 6% चार्ज ना कर रहा हो। रेसिपिएंट कौन? बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन अभी क्या नहीं पता लगा सर, सर्विस क्या है ये बताओ। सर्विस सुनो, सर्विस है रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। बताओ इसमें ट्रक आएंगे? नो। गाड़ियां आ जाएंगी? गाड़ियां कोई भी आ जाएंगी? यस और नो? बस आ जाएगी, ट्रक नहीं आएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। कार भी आ सकती है, लिख देता हूं, कार आ सकती है, ट्रक आ सकती है, आ सकता है, सॉरी ट्रक कह रहा हूं, बस आ सकती है। यस और नो? सही कह रहा हूं? अब कार तो कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी, बस भी मिनी बस हो सकती है, बड़ी बस हो सकती है। वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट। अब ये क्या बोल गया? इस लाइन की क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे जरा बताओ सारे बच्चे पढ़ के, और जरा दिमाग में बिठाओ ये किसको कवर कर रहा है, क्या बोल रहा है? एक मिनट, क्या कैब, एक मिनट, बच्चा कह रहा है सर कैब की बुकिंग ओला ओयो वगैरह गलत, वो रेंटिंग पे थोड़ी देते हैं आपको। वो तो पता क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो, दैट इज नॉट रेंटिंग सर्विस। फर्क करो। रेंटिंग बताऊं कौन सी होती है? MS धोनी देखिए फिल्म, उसमें वो पहुंचाने के लिए रात को एक वो जीप लेते हैं जिप्सी, और खुद लेके जाते हैं और उसको किराया दे देते हैं। दैट इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जूम कार की तरह हो सकता है, हाँ ओला ओयो नहीं है यहाँ पे, जूम कार की तरह हो सकता है। बस उन्होंने बोल दिया कि एक दिन आप इतने किलोमीटर चलाओ, हम इतने पैसे लेंगे, फ्यूल वगैरह सब बीच में आ गया, उस सर्विस को कवर किया है। क्योंकि ये आजकल काफी ज्यादा ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आजकल वो भी ये सर्विस लेने लगी हैं कि रादर देन गाड़ी अपनी खरीदने के, जब कहीं इंप्लॉय को कहीं भेजना है या कुछ करना है, उसको ये वाली गाड़ी रेंट पे दिलवा के उसको भेज दिया टूर वगैरह पे। अगर तो देखो आप या मैं, एक नॉर्मल आदमी जाके ये सर्विस लेगा, उसको तो रिवर्स चार्ज में नहीं रख सकते, लेकिन अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट ये सर्विस ले रही होगी उसको किस में रख दिया? रिवर्स चार्ज। इसका एनालिसिस बना रखा है चैप्टर के यही एंड में, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर आ रखा है पूरा 31 दिसंबर 2019 का। क्या लिखा है देखो, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, सर्विस रेसिपिएंट आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग टू रेट्स। यहां भी वही दो रेट्स का ऑप्शन दे रखा है, या तो 5%, यहां आईटीसी मिल जाएगा, या 12%, यहां सॉरी मैं एक चीज क्लियर करता हूं, अगर तो हाई रेट है, यहां तो सारा आईटीसी मिल जाएगा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी। बताओ अभी जीटीए में क्या सिखाया था मैंने कि अगर तो हाई रेट चार्ज कर रहे हो तो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी, आईटीसी ले लो। अगर लो रेट चार्ज करोगे तो आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यही है ना, और रिवर्स चार्ज में आ जाओगे, यही है। यहां भी यही है, बस एक छोटी सी एक्सेप्शन है, आपको हम आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे पर एक चीज का रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, सेम लाइन ऑफ बिजनेस का रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, उसकी इनपुट सर्विस का। अब ये क्या है, अगर आगे रेंट पे गाड़ी देने के लिए आप रेंट पे गाड़ी ले रहे हो, उसका आईटीसी हम ब्लॉक नहीं करेंगे, बस चाहे आप रेट कम भी लगा रहे हो। देखो साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 5% वाले में हो, सप्लायर को लिमिटेड आईटीसी मिलेगा, लिमिटेड, यानी वैसे तो आईटीसी ब्लॉक हो गया, या आप कह लो आईटीसी मिला नहीं, क्योंकि ब्लॉक कहूंगा तो एक सेक्शन है पूरा ब्लॉक क्रेडिट का, वो नहीं है ये, पर ब्लॉक मतलब मिलेगा नहीं, पर किसका आईटीसी दे दूंगा? सिर्फ इनपुट सर्विस का।
इनपुट सर्विस मतलब सर्विस ले रहे हो कि दे रहे हो? ले रहे हो सर्विस। कौन सी सर्विस ले रहे हो? सेम लाइन ऑफ बिजनेस। सिर्फ ये अलाउ कर दूंगा आईटीसी, बाकी किसी चीज का आईटीसी नहीं दूंगा। अब देखो इसका कुल मिला के क्या वो बना डायग्राम। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, जहां जीएसटी 5% है यानी लो रेट वाला है, या पहले चलो एक बार 12% वाला कर लो, हाई रेट वाला, वहां तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा, ये तो हो गया। लेकिन अगर 5% वाला केस है तो अगर तो सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। और कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। और अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ लेकिन रेसिपिएंट हुआ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये कहां निकल जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज। कुल मिला के उसी लैंग्वेज में से सारे डायग्राम बनेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं है। आपने पिछली बार की लैंग्वेज कंपेयर की, ये देखो डाली तो हुई है, 15 नंबर की लैंग्वेज चेंज हुई है। देखो ये पहले लैंग्वेज अलग थी, है तो वही है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी लैंग्वेज चेंज हुई है, दिख रही है? ये है तो पुराने नोट्स ही तो हैं, पुराने नोट्स खोले हुए हैं आपकी बुक के, आपकी बुक के खोले हुए हैं नोट्स, समझ रहे हो? काफी इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए, उसका रीजन बता रहा हूं कि तो वैसे ही अमेंडेड है। दूसरा ये जो मैंने सारा ये वाला जो आपके सामने ये डायग्राम वगैरह दिया हो ना, ये सारा आपके आईसीआई का है, तो आईसीआई ने अगर इसको इतना डायग्रामेटिकली वगैरह समझाया है तो भाई आईसीआई इस पे वेटेज दे रहा है। ये डायग्राम है ही देखो आईसीआई की है, आपको फॉर्मेट से पता लग रहा होगा। हाँ कि ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो पूछो। 5% वाले का एग्जाम्पल मतलब वो तो उसकी ऑप्शन है ना। सुनो मेरी बात, मैं एग्जाम्पल देता हूं। मान लो जूम कार वाले हैं, पर वैसे तो मुझे लगता है वो बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। आप कोई और एग्जाम्पल ले लो। मान लो कोई छोटा मोटा रेंटिंग वाला सप्लायर है जो गाड़ी वगैरह रेंट पे देता है और बदले में कंसिडरेशन चार्ज कर लेता है इंक्लूडिंग फ्यूल। यही है ना केस? 3 दिन के लिए उसने गाड़ी किराए पे दी किसी को और उनसे 10,000 पे ले लिए, मान लो 3 दिन के सपोज। अब ये 10,000 पे के ऊपर वो जीएसटी चार्ज तो करेगा नहीं क्योंकि रिवर्स चार्ज में आ रहा है, अगर सामने बॉडी कॉर्पोरेट है। सामने कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। इतना समझ में आ रहा है? पर मैं अब इसमें ये कह रहा हूं कि इस सप्लायर ने जो ये रेंटिंग की सर्विस दी, इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। किसका आईटीसी नहीं मिलेगा? जो भी इसने इनपुट्स लिए होंगे, सिर्फ एक चीज का आईटीसी हम इसको दे देंगे कि जो ये गाड़ी इसने आगे रेंट पे दी, अगर इसने भी गाड़ी रेंट पे लेके आगे दी हुई, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बार ऐसा होता है कि आगे की आगे आप थोड़ा सा मार्जिन अपना रख के आगे किसी को सप्लाई कर देते हो, तो अगर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का इनपुट सर्विस ले रहा है उसका आईटीसी मिल जाएगा। उसके अलावा उसके ऑफिस में कुछ भी रिपेयरिंग हो रही है, कुछ भी सर्विस हो रही, कुछ भी हो रहा है, किसी चीज का हम आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि एक्चुअल में कंसेप्ट ये है कि जहां आप रिवर्स चार्ज में आगे हम आपको आईटीसी नहीं देते नॉर्मली, पर यहां पे एक्सेप्शन दे रखे कि सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस का मैं आपको आईटीसी दे दूंगा। यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा आएगा। वैसे मुझे लगता है इसका आरटीपी में अभी रिसेंट इस बार का आरटीपी आया अभी, उसमें चेक करना, हो सकता है इसका क्वेश्चन डाला भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेक कीजिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। एक इसके अंदर ये वाली भी बात पढ़ लो, इफ सर्विस इज प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज सप्लायर शैल नॉट चार्ज एनी टैक्स। ठीक है, दस इन दिस केस सप्लायर डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी इतना इतना। मतलब इस बार जब रिवर्स चार्ज ही लग गया, सुनो मेरी बात, रिवर्स चार्ज में ना एक डाउट और आता है यहाँ, सर पर लिखा तो ये हुआ है कि ये जो बंदा ये 5% चार्ज करेगा। 5% चार्ज नहीं करता, ये बस बताता है कि मैं 5% वाला हूं। तो रिवर्स चार्ज में 5% पे करता है रेसिपिएंट, सप्लायर ने तो चार्ज करना ही नहीं है। सप्लायर 5% वाला कभी नहीं चार्ज करेगा यहां, पर 12% वाला चार्ज कर सकता है, और अगर 12% वाली ऑप्शन में है वो, फिर तो वो रिवर्स चार्ज में आएगा ही नहीं। हाँ जी,
ये ऑप्शन बॉडी कॉर्पोरेट को तो है नहीं, गलत कह रहे हो आप। अगर सामने बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट वाले केस में तो लगना ही फॉरवर्ड चार्ज है हमेशा, तो वो तो जाएगा ही 12% वाले केस में। लेकिन जो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके पास दो ऑप्शन है। अगर उसने 12% वाला चूज कर लिया, वो रिवर्स चार्ज से बाहर हो गया, वो 12% टैक्स चार्ज करेगा, 6 और 6। और अगर वो 12 वाले को नहीं करता, फिर वो जीएसटी नहीं चार्ज करेगा, फिर सामने वाला अपने आप 5% पे करेगा। लेकिन ये आदमी सिर्फ आईटीसी बुक कर लेगा, सिर्फ किसका, सेम लाइन ऑफ बिजनेस का, और कोई आईटीसी नहीं बुक कर सकता। ये पॉइंट है, इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करो। बोलो चलेगा, हो जाएगा। रिमेंबर का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, आईजीएसटी का सेक्शन 5 बिल्कुल सेक्शन 9 जैसा है, बस वो इंटरस्टेट सप्लाई को डील करता है। और वहां एक छोटी सी एग्जम्पशन दे रखी है जो हमने स्टडी मटेरियल में कवर की हुई है। अगर कोई एससीजेड का यूनिट या एससीजेड का डेवलपर गुड्स इंपोर्ट करता है बाहर से, उसको एग्जम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि ये एससीजेड वगैरह वाले आगे एक्सपोर्ट करेंगे तो उस इंपोर्ट को आईजीएसटी से एग्जम्प्ट किया हुआ है। क्योंकि मैंने बताया था इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी आईजीएसटी लगता है, पर ये एग्जम्प्ट है। अगर कौन इंपोर्ट करवा रहा है, एससीजेड यूनिट या उसका डेवलपर। और एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, जितनी भी सर्विसेज मैं आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए रिवर्स चार्ज में पढ़ा रहा हूं, सेम सर्विसेज आईजीएसटी वालों ने भी रिवर्स चार्ज में ही नोटिफाई की हुई है। क्योंकि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, शुरू से यही सपना था। तो जो चीजें इंट्रा स्टेट में हो रही हैं, सेम चीजें इंटर स्टेट में भी हो रही हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो कौन कौन से पॉइंट हमारे बचे। एक तो एंट्री नंबर 11, खोलिए एंट्री 11 अपने पास। एंट्री 11 में देखो सप्लायर कौन लोग हैं, सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसएस। डीएसएस बोले तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और एलएलपी। बताओ, अब नई लैंग्वेज आ गई। थोड़े थोड़े मुश्किल से सप्लायर याद होने लगते हैं, इतने में नया सप्लायर आ जाता है रिवर्स चार्ज में। अब कहता कोई भी हो सकता है, पर बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप भी नहीं होनी चाहिए, एलएलपी भी नहीं होनी चाहिए, फर्म भी नहीं होनी चाहिए। और ये सर्विस दे किसको रहा है, किसी बैंक्स को या एनबीएफसीज को। अब ऑब्वियसली ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स भी अल्टीमेटली कौन रख रहा होगा, बैंक्स और ये एनबीएफसीज। बस बताओ, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो रिवर्स चार्ज में कवर हो रहे हैं, दिवांश जी आप थोड़ा इधर को ना, जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स रिवर्स चार्ज में कवर हो रहे हैं, कौन से डीएसएस हैं, छोटे या बड़े? छोटे छोटे डीएसएस, ना बॉडी कॉर्पोरेट है, ना फर्म है, ना एलएलपी है, इस तरह के जो नहीं है, उन लोगों की सर्विस को कहां रखा गया है, रिवर्स चार्ज। ये लिखा हुआ है, इसका शायद एक सर्कुलर भी डाला हुआ है। नहीं, ठीक है, बस डीएसएस का क्लियर है, हाँ कि ना? ये कौन सी एंट्री नंबर थी, एंट्री नंबर 11। तो अब 10, 11, 12, 13, 14 ये सारी होगी हमारी। और हमारी 9A होगी, 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, 6 होगी, 5A होगी, 5 होगी, 4, 3, 2, 1। यस और नो? अब हमारी बच गई एक तो 5B और 5C। यस और नो? अब 5B शॉर्ट में आपको बताता हूं, थोड़ी सी वैसे तो लेंथी एंट्री है, पर ज्यादा इंटर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी बाद में मैं करवाता हूं कि आप कहीं हमें दुखी हो जो उससे। सुनिएगा, सप्लायर कौन है, प्रमोटर। सही कह रहा हूं? नहीं, सप्लायर है एनी पर्सन, और रेसिपिएंट कौन है, प्रमोटर। दिख रहा है आपको? और सर्विस क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन। क्या सर्विस है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, इसे हम टीडीआर बोलते हैं शॉर्ट में। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स को क्या बोलते हैं, टीडीआर। और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर। अब पता नहीं किसी को एग्जांपल याद है कि नहीं है, काफी टाइम लगाया था मैंने मेन क्लासेस के अंदर इसमें। हरियाणा का जाट, नहीं याद आया?
डीएलएफ, हरियाणा का जाट, सब भूल गए हो? सर वो उधर भी दिया था, इनकम टैक्स में भी था, यहां भी था। सुनिएगा, मान लो हरियाणा के जाट भाई साहब हैं कोई, उनके पास बहुत जमीन पड़ी है। अब गुड़गांव, मानेसर, ये एरिया आप जाओ ना, आधा तो डीएलएफ नहीं बनाया हुआ है। अब लोगों की गांव की जमीनें थी, वो धीरे धीरे डीएलएफ ने उनको खरीदा, मतलब खरीदा या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करे कि आप जमीन हमें दे दो डेवलप करने के लिए, हम उस पे एक बड़ी सी सोसाइटी या बड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हम आपको कंसिडरेशन कैश ना पे करके उसमें से कुछ बिल्डिंग्स अलॉट कर देंगे आपको, आपकी लैंड की कंसिडरेशन आ जाएगी आपके पास। इस तरह की कुछ चीजें, मतलब आप इतना समझ के चलो, कोई लैंड ओनर है बहुत बड़ा, और वो क्या ट्रांसफर कर रहा है? डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये सारी वही है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। हां कि ना? अपनी जमीन नहीं बेच रहा वो, अगर आप गौर करो, जमीन बेचने की चीज थोड़ी अलग हो जाती है, वो सिर्फ डेवलप करने का राइट दे रहा है, तभी तो ये सर्विस है। सर्विस में पढ़ रहे हो आप इसे, ये देखो आप किस में पढ़ रहे हो? सर्विस। अब आप ये बताओ, सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है? जो वो ट्रांसफर कर रहा है राइट्स वगैरह डेवलप करने के, सप्लायर वो हो गया। रेसिपिएंट कौन हो गया? प्रमोटर। प्रमोटर कौन है यहां पे मेरे एग्जांपल में? डीएलएफ। कोई बिल्डर जो डेवलप करने को तैयार है, कोई बड़ी कंपनी होगी। हमारे जीएसटी वाले क्या बोलते, हमें जीएसटी लेना किससे ज्यादा कन्वीनियंट है, उस हरियाणा के जाट से या डीएलएफ से? पॉइंट ये। तो आप देखो मैंने यहां समरी में भी क्या बनाया है इसका। एक्चुअल में ये बड़ा पॉइंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ना इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, जब आपको मैंने मेन नोट्स में आपको दिखाया होगा, एक पेज ना पूरा इससे रिलेटेड यहां भी है, पेज नंबर ये वाला, पुरानी नोट्स का 77 नंबर पेज, ये जीएसटी इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो साथ में ये भी सारा रियल एस्टेट की, ये भी मैंने साथ में पढ़ाई थी सारी। ये देखो यहाँ पे सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज, दिख रहा है आपको? ये दिखा कि नहीं दिखा? अब इसमें भी एक छोटी सी चीज बताता हूं, क्यों ये लंबी हो जाती है, क्योंकि वहां तो आपको कुछ भी नहीं है सर, समझ में आ गया हमें कि ठीक है अगर कोई टीडीआर वगैरह सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज है। लेकिन अब देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां देखो क्या लिखा है, पेज नंबर 77 पे आपके पुरानी बुक के, सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू अ डेवलपर हैव बीन एग्जम्प्टेड। अब आप कहोगे सर एक तरफ आप कह रहे हो रिवर्स चार्ज लगता है, मैं तो इसीलिए शुरू से बोल रहा हूं कि रिवर्स चार्ज और एग्जम्पशन इकट्ठी पढ़नी पड़ती है। अब देखो एग्जम्प्ट कब कर रखा है, दैट द कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब क्या बोल गया है, गौर करो। देखो बेटा ऐसा है, डीएलएफ जी आपने टीडीआर रिसीव किया, बदले में पैसे दिए, हां कि ना? इसे हम एग्जम्प्ट कर देंगे अगर आपके जो फ्लैट इस पे डेवलप होंगे, अगर आप उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले भेज दोगे, क्योंकि फिर इन्हें पता अगर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बिकेंगे फिर तो उस केस में उस पे भी जीएसटी लगेगा। वो भी आपको याद करो, कल मैंने बताया था शेड्यूल 3 पढ़ा के कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर आप कोई फ्लैट या कंस्ट्रक्शन वाला कॉम्प्लेक्स बेचोगे तो दैट बिकम्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल किया था। इसका मतलब बताओ, जो मैं रिवर्स एफएसआई वगैरह पढ़ा रहा हूं वो कौन से वाले होते होंगे, जहां फ्लैट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बिकते होंगे या पहले? बाद, क्योंकि पहले वाली तो एग्जम्प्ट ही कर रखी है। लेकिन अब इसमें भी बड़ा झोल झाल है। वो क्या है सर? लोचा ये है इसमें कि पहले ही कैसे होगा फ्लैट कब बिकेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट राइट तो अब आज ले रहे हो, फ्लैट तो हो सकता है 2 साल 3 साल बाद बने। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर काफी उलझा हुआ है। आप बोल तो ये रहे हो कि एग्जम्प्ट कर दूंगा मैं टीडीआर एफएसआई की सर्विस, पर कंडीशन क्या लगा रहे हो? जो फ्यूचरिस्टिक है। और अगर फ्यूचर में ऐसा ना हुआ, अगर फ्यूचर में इन्होंने पहले भेज दिए फ्लैट, फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने पहले टीडीआर एफएसआई एग्जम्प्ट कर रखा है। जबकि कंडीशन क्या लगाई थी?
कि टीडीआर एफएसआई तब एग्जाम्प्ट करूंगा अगर फ्लैट शुरू पहले बिके। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि उलझनबाजी कहां हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, मैं सिंपल ये याद कर दो, टीडीआर एफएसआई की सर्विस कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले फ्लैट बेचने वाला केस है तो टीडीआर एफएसआई है एग्जम्प्ट। और अगर टीडीआर एफएसआई एग्जम्प्ट ना हो रहा हुआ फिर उस पर रिवर्स चार्ज है, और अगर रिवर्स चार्ज लगा तो उस केस में बताओ वो जो लैंड ओनर है क्या वो जीएसटी पे करेगा, या वो जो कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आ रही है, डेवलपमेंट करने के लिए आ रही है, वो करेगी। कंपनी भी कोई भी हो सकता है। वहां दिखाता हूं नोटिफिकेशन रिवर्स चार्ज की क्या बोलती है। रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन सिर्फ क्या बोलती है कि एनी सप्लायर, मैं एनी सप्लायर के साथ क्या लिख देता हूं, कोई लैंड ओनर है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, डेवलपमेंट राइट्स एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन, और किसको कर रहा है, प्रमोटर को। प्रमोटर का मैंने एग्जांपल क्या लिख दिया, डीएलएफ, कोई और भी हो सकता है। तो पूरा नागरा जो करना था वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर बेसिक समझ में आया, कल थोड़ा सा टाइम इस पे और लगा दूंगा, लेकिन आप एक काम करना, इसके साथ में ना मेरे को कल लिखवा याद करवा देना, मैं रीड लिखवा दूंगा कि कौन सी एंट्री साथ में पढ़ना नोटिफिकेशन नंबर 12 की, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कहां कवर किए हुए हैं, नोटिफिकेशन नंबर 12। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो? प्लीज जितना मैंने आज करवाया है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, और साइड बाय साइड यार अपनी बाकी चीजें भी करते रहो। इनकम टैक्स अगर आगे करना है कर लो उसको साथ में, ये मत वेट करो कि मैं करवाऊंगा तो करना है, पहले करा हुआ है सबने, मैं करवाऊंगा और पॉलिशिंग हो जाएगी। जितना मैं करवा दूंगा उससे और पॉलिशिंग हो जाएगी, पर जितना आप कर सकते हो उतना आप खुद से भी करते रहो। क्योंकि देखो अगर मैं 50 मिनट्स की क्लास लगा रहा हूं तो घर जाके आप 1 घंटा करके उतना में कर लो, बाकी टाइम तो और भी मिलता है आपको। मे अटेम्प्ट है आपका, पास में आ रहा है, तो प्लीज अपना साइड बाय साइड चीजें और शुरू कर लो। जितनी मैं करवा पाऊंगा उसमें आपकी और पॉलिशिंग हो जाएगी उसमें। यस और नो? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।